है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न, न्यू पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनमें से आपको कितना प्रश्न पहले से मालूम था। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है नीला रंग, बी में है बैंगनी रंग, सी में है लाल रंग और डी में है पीला रंग। तो लाल रंग का उपयोग जो होता है खतरे के सिग्नल में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसका विचलन सबसे कम होता है। और लाल रंग बिना छितराए दूर तक ये तय करता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका बैंगनी है, बी में हरा है, सी में लाल है और डी में पीला है। तो यहाँ पे अधिकतम बोला गया तरंग दैर्ध्य, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कि क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऑप्शन ए में आर बराबर वी आई या फिर आर बराबर वी बटे आई और आर बराबर वी बटे आई यहाँ पे भी दिया हुआ और डी में दिया हुआ है आर बराबर वी माइनस आई। तो देखिए वी बराबर आपका फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि आर बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वी बटे आई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन कौन सा दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण में, बी में है उत्तल दर्पण में, सी में है अवतल दर्पण में और डी में इनमें से सभी। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है और अवतल दर्पण में भी बनता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि क्या करा है कि डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 मीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे किसी लेंस के बाहरी ओर 2 उभरे गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रोटॉन, बी में है मुक्त इलेक्ट्रॉन और सी में है कोड इलेक्ट्रॉन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं में धारावाहक क्या होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ जो होता है सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट की माप जो की जाती है आपका ए मीटर से की जाती है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा अमीटर, ठीक है, ए मीटर या अमीटर दोनों सेम होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए मीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 10वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका उसमें है, बी में है चुंबकीय, सी में रासायनिक और डी में है कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसमें। देखिए 11वां नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं डीसी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिष्ट धारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12वां नंबर प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए में आपका लकड़ी है और बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में है कोयला। तो यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है,
इनमें आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 93 प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे आपको नवीकरणीय ऊर्जा पहचानना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका कोयला है, बी में पेट्रोल है, सी में सौर ऊर्जा और डी में प्राकृतिक गैस। तो इनमें से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन अवकारक है। तो यहाँ पे अवकारक आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका H2 है, बी में CO और सी में आपका दिया O2 और डी में आपका दिया हुआ है H2S। तो इनमें से अवकारक हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, यानी कि कौन जो इनमें से पीएच का क्षारक विलयन का मान देगा। देखिए पीएच का क्षारक विलयन तब होता है जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ 7 से अधिक 13 है, जो कि एक विलयन का पीएच का मान देगा। अब 7 से कम जो होता है वो विलयन आपका अम्लीय होता है और 7 के बराबर होता है वह आपका उदासीन होता है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन क्षारक विलयन का मान देगा, तो जो 7 से अधिक होगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे आपको सही बताना है इनमें से सही कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका Na2CO3 5H2 है और यहाँ पे आपका दिया हुआ Na2CO3 10H2 और बी में Na2CO3 7H2 और डी में आपका दिया हुआ है Na2CO3 2H2। तो यहाँ पे आपका सब में सेम है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए Na2CO3 10H2 यहाँ पे 10 है तो 10H2 है। तो यहाँ Na2CO3 10H2 जो होता है वाशिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 17वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाइकन से, बी में है लाल पत्ती गोभी से, सी में हल्दी से और डी में आपका दिया हुआ है पेटूनिया फूल से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस रंजक बैंगनी रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, यानी कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया होता है तो इसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है, तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक, इसका विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। और शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रभावित कर उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि वस्त्र और कागज उद्योगों में, जहाँ पे वस्त्र और कागज का फैक्ट्री है, वहाँ पे विरंजक चूर्ण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है और पेयजल जल को शुद्ध करने में भी विरंजक चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरंजक चूर्ण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होता है और सोडियम क्लोराइड का विलयन जो होता है उदासीन होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है CuSO4 7H2, बी में है CuSO4 5H2 और सी में आपका दिया हुआ है CuSO4 4H2 और डी में है CuSO4 10H2। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद या फिर प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम क्या यहाँ पे कराएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि NaOH को हम लोग जिंक से अभिक्रिया कराएंगे। ZN से जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसके फलस्वरूप बनता है Na2ZNO2 + H2। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा H2O। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे क्या करा है कि पीतल है। तो यहाँ पे पीतल एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता है और पीतल में Zn और Cu का मिश्र धातु होता है, यानी कि पीतल जो होता है Zn + Cu का मिश्र धातु से बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए 23वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, यानी कि ब्रोमीन जो है ये अधातु है, ये कौन सा अवस्था में होता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका ठोस है, बी में है गैस और सी में है द्रव और डी में है कोई नहीं। तो ब्रोमीन अधातु जो है ये एक लिक्विड होता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा द्रव। अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 24वें प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, यानी कि जो खाद्य पदार्थ का डब्बा होता है उसमें जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है। नहीं, क्या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, क्या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन डी में है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? देखिए कान हो गया, नाक हो गया और आँख हो गया, ये अंग जो होता है संवेदीग्राही होता है। और हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, ये आपका संवेदीग्राही का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 26वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है? देखिए बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि समांतर क्रम में जब संयोजित प्रतिरोधों की कुल संख्या को घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग क्या होता है? जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं समजात अंग, लेकिन कार्य में वो भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, यानी कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, कुत्ते का आगे वाला पाद जो होता है वो आपका समजात अंग का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी हो सकता है पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। तो यहाँ पे पूछा गया कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद है तो समजात अंग का उदाहरण होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 28वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध है? यहाँ पे आपको 3 आवंध पहचानना है कि हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध कौन है। ऑप्शन ए में आपका CH4 है, ऑप्शन बी में C2H6 है, सी में C3H4 और डी में आपका दिया हुआ है C3H8। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा C3H4 जो है हाइड्रोकार्बन के 3 आवंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा C12H22O11। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे जो 30वां प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो देखिए हीलियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 2 होता है और हीलियम एक अक्रिय गैस है और हीलियम में मात्र एक ही कक्षा अर्थात केवल प्रथम कक्षा होता है और प्रथम कक्षा ही हीलियम परमाणु की बाहरी तथा एकमात्र कक्षा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 31वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? CO2 होता है या फिर क्लोरोफिल या फिर सूर्य प्रकाश या फिर इनमें से सभी। तो जो स्वयं पोषी करता है यानी कि जो खुद से पोषण करता है उसके लिए CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य प्रकाश चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सभी। अब आइए देखते हैं 32वां प्रश्न को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होता है उनमें पोषण की कौन सी विधि होता है? स्वपोषी या फिर मृतजीवी पोषी या फिर समभोजी या फिर आपका कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है? मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 33वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखते हैं 34वां प्रश्न को। देखिए 34वां प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो जब पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है तो ये क्रिया किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 35वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस
रोग से होने की संभावना है। यानी कि जब हमारा आहार में आयोडीन का कमी हो जाता है तो हमें किस रोग के लिए होने की संभावना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ग्वाइटर, बी में है गलकंड और सी में आपका दिया हुआ घेंगा और डी में है सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। जब हमारे आहार में आयोडीन की कमी होता है तो ग्वाइटर, गलगंड और घेंगा और भी बहुत सारी बीमारी हो सकता है, जैसे कि आपका हो गया गर्भपात हो गया, शारीरिक विकास में रुकावट हो गया, मृत बच्चा पैदा होना इत्यादि जो होता है जब हमारे आहार में आयोडीन कमी होता है तब। अब आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए 36वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन किस में स्रावित होता है? देखिए आपको बता दें कि एस्ट्रोजन एक क्या होता है, महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है और ये प्रजनन मासिक धर्म चक्र के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा से उत्तर हो जाएगा अंडाशय द्वारा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 27वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी कि मनुष्य जो होता है ऐच्छिक गति जो होता है इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो इसका कंट्रोल जो होता है सेरिबेरम के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 38वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि घोंघा जो है किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा कौन सा समुदाय का प्राणी होता है? वो आपका मोलस्का समुदाय का प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मोलस्का। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 29वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी जंतु है? तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मानव, बी में है कबूतर और सी में है मेढक और डी में है केचुआ। तो इनमें से आपको उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी जंतु यानी कि केचुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे जो 40वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि परागकोश होते हैं। तो परागकोश किस में होते हैं? देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाह्य दल में, बी में अंडाशय में है और सी में अंडम में, डी में आपका दिया हुआ परागकण में। तो परागकोश परागकण में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परागकण में। अब देखिए 41वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? यानी कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 42वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? यहाँ पे आप जो है किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे या फिर नील हरित शैवाल या फिर जंगली जानवर या फिर फल और पत्ते? तो जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जंगली जानवर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 43वां प्रश्न कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है जब हम लोग पर्यावरण को बचाते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 आर का मतलब क्या होता है? 3 आर का मतलब जो होता है, आर से आपका होता है रिड्यूस जिसे हम लोग कहते हैं कम उपयोग, ठीक है, और आपका फिर एगो आर से होता है रिसाइकिल जिसे हम लोग कहते हैं पुनः चक्रण, फिर और एगो आर का मतलब होता है रीयूज जिसे हम लोग कहते हैं पुनः उपयोग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब आइए देखिए 44वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो कौन सा कारण से जो है प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन ए में शहरीकरण, बी में प्रदूषण, सी में ए और बी दोनों और डी में है आपका वृक्षारोपण। तो कौन सा कारण से संसाधन नष्ट हो रहे हैं? प्राकृतिक संसाधन, शहरीकरण और प्रदूषण। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा जो 45वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉलोइंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सी में है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फॉलोइंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ तर्जनी की संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 46वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पे ईंधन के रूप में कौन सा जो है कंपाउंड है जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए में आपका एथनॉल है, यानी कि एथनॉल का उपयोग जो हम लोग है ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एथनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 47वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कि क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ पे लाल लिटमस पत्र बोला गया है, नीला कर देता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्षार। अब आइए अगला प्रश्न 48वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के
अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। यानी कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो होता है उनके अनुसार दर्पण के सामने जो बीम रखते हैं तो उसमें कौन सा दूरी लिया जाता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी